सो डियर फ्रेंड्स, आज जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 की तरफ हम चल रहे हैं. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 5 फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, यस्टरडे आई टुक योर क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. बहुत सारी चीजें मैंने आपको कल क्लियर कर दी थी. ठीक है, ये क्या होती हैं और ये कैसे पूछी जाती हैं, इसकी भी चर्चा हम साथ के साथ करते रहेंगे. तो आज जो हम फिगर्स ऑफ स्पीच नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी एलिट्रेशन नंबर 6. जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो पार्ट 1 को चेक कर लें. ठीक है, मैंने काफी कोशिश की है उसको एक्सप्लेन करने की. अभी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा. आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट हियर. सो एलिट्रेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो फिगर्स ऑफ स्पीच नंबर 6 है. एलिट्रेशन. ओके, अगर आपने हिंदी के अलंकार पढ़े होंगे तो वहां पर एक अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार. ओके, तो ये वहां से है. एलिट्रेशन इसको हम कहते हैं. इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए. इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली इन स्टार्टिंग अ कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड. ठीक है, स्पेशली हर वर्ड के स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट रिपीट होता है. राइट, और वो 2 या 2 से ज्यादा बार हो सकता है. एटलीस्ट 2 टाइम्स तो होगा ही. हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमें यह देखना है कि कोई कॉन्सोनेंट 100% 2 या 2 से बार ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है. तो मैं स्पेशली बेटा कोशिश ये करता हूं क्लास में कि बच्चे खुद से भी एग्जाम्पल्स क्रिएट करें. Right? You can cram a lot of examples, but definitely if you are going to make your own, so it is a good way to learn. Learning by doing method इसको हम कहते हैं. तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल एलिट्रेशन में आता है, ये आपको समझ आ ही गया होगा होता क्या है. एग्जाम्पल से आपको और समझ आ जाएगा. सीता sang a sweet song. तो देखिए सिंपल है बिल्कुल. इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं एस 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 एस. ठीक है, को बार बार रिपीट किया जा रहा है. तो एलिट्रेशन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई. व्हेन अ कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ सेंटेंस इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेटर एंड द वर्ड्स. ओके, और एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो गया होगा. दूसरा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप देख सकते हैं. पीटर पाइपर्स पिक्ड. इसको एग्जाम्पल नंबर 1 हम दे सकते हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर हम 2 दे सकते हैं. राइट, तो लिखिए पीटर पाइपर पाइपर्स पिक्ड. ऐसे यहां से हटा लीजिए. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स. A pack of peppers. Okay, so what you are watching here, you are watching here P P P P P. Okay, तो P P के कॉन्सोनेंट को यहां पर बार बार यूज किया जा रहा है. तो ये हमारा एलिट्रेशन की तरफ इशारा करता है. एक एग्जाम्पल और आता है. She sells seashells by the सी शोर. ओके, ये भी बड़ा फेमस एग्जांपल है. आप चाहें तो जहां पर अपने नोट्स बनाएंगे वहां आप इसको लिख सकते हैं. तो ये हमारी हुई एलिट्रेशन. सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नंबर 7 को स्टडी करेंगे. नंबर 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है, बहुत ही फेमस है. हालांकि द यूज ऑफ the next figures of speech is not much in daily life, लेकिन हाँ हम बहुत बार इसका यूज कर लेते हैं. तो वो है बेटा ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन. ओके, ऑक्सीमोरॉन इंग्लिश में ऑक्सीमोरॉन है और हिंदी में इसको विरोधाभास हम कहते हैं. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हिंदी में पढ़ाई ही जाती हो.
क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के पास अपना भी बहुत कुछ है, लेकिन जो भी हो कनेक्ट हो सकेगा, आई ट्राई टू मेक इट कनेक्ट। तो ये ऑक्सीमोरोन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, जब किसी सेंटेंस में, किसी लाइन में कोई दो ऐसे वर्ड्स मिले जो एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, when two opposite words are used together in a sentence, तो वहां से हमें इस ऑक्सीमोरोन फिगर्स ऑफ स्पीच का पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखकर आपको समझ आ जाएगा। लव इज बिटर स्वीट, देखिए बिटर एंड स्वीट, दो अपोजिट वर्ड का हमने डायरेक्ट यहां पर यूज किया है, ओके। एक और आप लिख सकते हैं, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। देखिए ओपन भी है और सीक्रेट भी है, सेंटेंस इज कंप्लीट, सेंटेंस इज कंप्लीट, लेकिन दो अपोजिट वर्ड्स को हम इसमें यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऑक्सीमोरॉन, राइट। तो आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको देख लीजिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जो भी वीडियो बच्चे देखें और जिनको मैंने कल भी कहा था, अगर आपको एग्जांपल्स आते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं भी आपको अगर बता देता हूं तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें आपका आता है, आई गॉट जीरोक्स कॉपी, ठीक है, आई गॉट ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल की भी बात कर रहे हैं हम और कॉपी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स कैन बी क्रिएटेड, यू विल हैव टू थिंक ओवर इट, कि जिस सेंटेंस में हम कोई दो अपोजिट वर्ड्स का यूज करते हैं वहां आपका ऑक्सीमोरोन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं एक बहुत ही फेमस है जिसको हम इंग्लिश में पन बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, उसको हम पन बोलते हैं, पन। हिंदी में इसको श्लेष अलंकार कहकर पढ़ाया जाता है। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपक, चिपका हुआ, ठीक है। पन लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहां कहता है ये प्ले ऑन वर्ड्स, जनरली हम इसको कह सकते हैं प्ले ऑन वर्ड्स, ये हम इसको बोल सकते हैं प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब शब्दों के साथ खेलना, ठीक है। हम इंग्लिश में आपको एक चीज समझनी होगी बेटा, कि जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वहां वर्ड हम हो सकता है एक बोल रहे हो, लेकिन उसकी स्पेलिंग भी वही बोलना चाह रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे तो कई बार समझ नहीं आएगा कि हम किस वे में इसको बोल रहे हैं। पन को इसीलिए कहते हैं प्ले ऑन वर्ड्स। तो इसकी एग्जांपल आप लिख लीजिए, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब देखिए, व्हेन यू स्पीक दिस लाइन, तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, आई एम अ मेंडर, मेंडर माने मीन्स होता है सुधारने वाला, ठीक है। बैड मीन्स होता है बुरा, और सोल्स देखिए, सोल्स, सोल्स किसके लिए यूज किया गया है, जो आपके पैर के तलवे होते हैं, जूते का तलवा होता है, चप्पल का तलवा होता है, उसको सोल्स कहा गया है, राइट। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमें SOULS वाली साउंड भी आ रही है, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, ठीक है। तो इस वर्ड में दो वर्ड छिपे हुए हैं, तो इसी को हम पन कहते हैं, श्लेष, चिपका हुआ, ठीक है। जैसे हिंदी में आपको याद होगा, कनक कनक के शोभनी मादक तारिका है, वाप खाए बोरा है, जग वाप पाए बोरा है, तो कनक कनक के सॉरी ये तो आपका दूसरा हो गया। उसका एग्जाम्पल आप उसका देते हैं, राधा नागरी सोई जातन की झाई परे शाम हरी दुती हुई। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे तो वो एग्जाम्पल है एन एम्बेसडर, an ambassador lies
abroad for the sake of the country. Okay, an ambassador lies abroad for the sake of the country. चलिए अब देखिए यहां ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, लाइज। लाइज हम झूठ बोलने के लिए भी यूज करते हैं, ओके, और लाइज हम कहीं पर लेटने के लिए भी यूज करते हैं, रहने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस ये इस वर्ड की वजह से यहां हो जाता है हमारा पन। ठीक है, लाइज का मीनिंग यहां दो तरह से जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई एम टायर्ड ड्यू टू टायर्ड ऑफ माई बाइक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर अपोस्ट्रॉफी। सो अपोस्ट्रॉफी एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट या कोई भी वाक्य को बोलने वाला, कोई भी लाइन को बोलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए बोल रहा होता है जो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, या वो इंसान डेड है, इस दुनिया में नहीं है। तो सीधी बात है, अपोस्ट्रोफी इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच एन एब्सेंट पर्सन और थिंग और डेड पर्सन इज एड्रेस्ड। जहां पर किसी एब्सेंट चीज को या पर्सन को या हम किसी डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कैसे चूक सकते हैं? वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई, कंपोज की हुई एक बहुत ही प्यारी पोम, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओके, तो वहीं से हम एग्जांपल लेंगे। मैंने नाम लिया वॉल्ट विटमैन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन के लिए उन्होंने लिखी थी उनकी डेथ पर, और वो उनको एड्रेस कर रहे हैं उस पोम के थ्रू। तो बोलते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओके। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये उसका टाइटल है, और इस टाइटल से उन्होंने इस लाइन को कंप्लीट किया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर fearful trip is done। ओके, ये लाइन उन्होंने वॉल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन के लिए यूज की थी। तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, लेकिन वो उनसे अपनी पोम के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू बात कर रहे हैं। ओके, एक एग्जाम्पल हम ये भी बता सकते हैं, हे wind come to me। ओके, यहां पॉइंट कह रहा है हवा से कि हेलो हवा, हे विंड मेरे पास आओ। ठीक है, तो वो भी एक एब्सेंट चीज है, उसको किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट यहां पर बात कर रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एन अपोस्ट्रोफी। एक अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो चलिए, इसके साथ डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ आज की जो हमारी लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच होगी, नंबर 10, वो है एजोनेंस। एजोनेंस, ओके। एजोनेंस एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच है बेटा जिसके अंदर कोई भी जब लाइन कंपोज की जाती है, कोई भी लाइन जब लिखी जाती है, तो यह बात ध्यान में रखा जाता है कि उस लाइन के अंदर किसी भी एक वॉल को कई बार यूज किया गया होगा। मींस अ लाइन इन विच द वॉल्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली। ठीक है,
जैसे हमने इलेक्ट्रिशियन में पढ़ा था, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, उसको रिपीट किया जा रहा है, राइट। लेकिन जब हम एजोनेंस पढ़ते हैं बेटा, तो एजोनेंस में पता चलता है कोई भी वॉल उस लाइन में दो या दो से ज्यादा बार यूज किया जा रहा है। सो यू कैन क्रिएट योर ओन डेफिनेशन व्हेन अ वॉल इज यूज्ड मोर देन 2 times, 2 or more than 2 times in a line, then there's a use of assonance, figures of speech या poetic device। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें, the fat cat had a mat, had a mat। तो देखिए यहां पर आ रिपीटेडली इसका यूज किया गया है, तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये एजोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद के एग्जांपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। माइक्स बाइक हैज अ वाइट स्ट्रिप, माइक्स बाइक हैज अ white strip. So in this example you can see I. तो repeatedly यहां I वॉल का यूज किया गया है, so इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये है assonance। So dear friends and dear students, हम अपनी इन 2 क्लासेस में 10 figures of speech and poetic devices कंप्लीट कर चुके हैं। कल जो आपके लिए क्लास होगी, कल जो आपके लिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस डाली जाएंगी, उनमें डेफिनेटली कुछ डिवाइसेस ऐसी होंगी जो 9th और 12th के बच्चे जनरली पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए पॉम्स में वो यूज की जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको अपने पास लिख लीजिए, ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में कुछ नई फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। ओके, तो जो भी चैनल पर अभी नए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट का प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है।